अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत के जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बहुत लोगों को हज़म नहीं हो रही और इसमें बड़ी बड़ी पावर्स भी शामिल हैं। और चाइना ने अचानक इमर्ज किया और एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे छा गया। पिछले 25 साल में चाइना की तरक्की देखते हुए सब वो रिएक्शन नहीं आया जो भारत के उस पर आ रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। एक डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी रूल है चाइना में। तो वहाँ पे अंदरूनी तौर पे कोई आपको मुखालिफ आवाज़ नज़र नहीं आती। जबकि भारत का यह है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारत के अंदर बैठे हुए हैं और उनको इस्तेमाल करके बाहर की जो फोर्सेस हैं वो भारत के ख़िलाफ़ चीज़ें चलाती हैं। और जब तक के भारत के अंदरूनी दुश्मन शामिल ना हो तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं। देखें, ये पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक महिला भारत की फौजियों को हेड कर रही है। ये आपको कहीं पाकिस्तान में तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप एक महिला तो छोड़ें, एक सिविलियन मर्द भी आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फौजियों को हेड करेगा। पाकिस्तान छोड़ें, किसी एक इस्लामिक देश में ये बता दें, तुर्की है, बड़े बड़े, जैसे आप लिबरल इस्लामिक देश की बात करें, चलें ईरान सऊदी अरब को छोड़ दें, तुर्की है, मलेशिया है, इस तरह के जो प्रोग्रेसिव इस्लामिक कंट्रीज़ कहलाते हैं उसमें भी ये मुमकिन नहीं। और मुसलमान देश भी छोड़ें, आप किसी मेजर पावर में मुझे ये दिखा दें, अमेरिका में कभी ऐसा हुआ है, रशिया में हुआ है, चाइना में हुआ है? ये आपको मेजर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर में होता नज़र नहीं आएगा। ये भारत में होता है। इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है जिसके बारे में राहुल गांधी यहाँ पे लंदन में बैठ के क्या क्या बोल के गए हैं, ये मुझे हैरत होती है कि इस ख़ानदान ने भारत पे सबसे ज़्यादा रूल किया है। इस ख़ानदान ने सबसे ज़्यादा नहीं, 2/3 टाइम, अगर आप टोटल 75 ईयर्स का निकालें तो 50 साल से ज़्यादा इस ख़ानदान की हुकूमत रही है इस देश में। इसके बावजूद आज ये बातें करते हुए इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि ये देखें तो कि ये जिस जगह बैठे हैं अंग्रेज़ के देश में, उसी अंग्रेज़ ने भारत पे 200 साल रूल किया है। लेकिन शायद इसकी वजह यह भी है कि इनकी जो इनके फादर हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन की गोद में खेले हैं और इनके नाना के हवाले भारत करके गए थे अंग्रेज़। ये सोचें तो कि आज ये एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड बने हैं तो किस क्वालिफिकेशन पे बने हैं। इनकी पार्टी के वो सीनियर लीडर्स जिनकी गोद में ये खेले हैं उनके चीफ बने हुए हैं और एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के शाहकार हैं और वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इनके भारत तोड़ो यात्रा को ले लें, दूसरे किसी उसमें ले लें, आपको कहीं कांग्रेस का प्रेसिडेंट नज़र आता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई तो ये मजबूर हुए एक नॉन गांधी नाम को लाने के लिए प्रेसिडेंट। लेकिन आपको पूरे पॉलिटिकल इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल सिनारियो में कहीं आपको ये खारगे साहब है कौन है जो कांग्रेस के सदर हैं, ये आपको कहीं नज़र आते हैं? हर जगह राहुल गांधी लेके चल रहे चीज़ों को। डिफैक्टो मतलब पार्टी तो यही चला रहा है ना। तो ये किस डेमोक्रेसी की बात करता है? बात करता है एक तरफ
इमरान खान का ये भाई है, छोटा भाई है इमरान खान का। एक तरफ बात करता है कि चाइना वाले इंडियन आर्मी को पीट रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद लंदन आता है तो कहता है कि चाइना बिलीव्स इन हार्मनी। मीन्स ये कि ये सब भारत बदमाशी कर रहा है, चाइना तो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे हैं, अमन के दाई हैं, अमन की बात करते हैं। भारत में एक भी जेन्युइन ग्रासरूट इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं है, चाइना में है। भारत जितना ओरिजिनल अखंड भारत था उसका आधा रह गया है। कहने का मतलब यह है कि किसी एक हिस्से पे जमीन के भारत ने कब्जा नहीं किया। जो भारत के पास आज जमीन है वो सारी की सारी भारत की थी। उल्टा अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत तक भारत के हुआ करते थे, आज नहीं है। लेकिन चाइना का आधे से ज्यादा हिस्सा कब्जा किया हुआ है। तिब्बत चाइना नहीं है। ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको उगर कहते हैं, जिंगजियांग कहें, आप कुछ भी नाम दें, नहीं है भारत, वो चाइना। हांगकांग चाइना से अलग हुआ 150 साल पहले। एक एग्रीमेंट हुआ था इंग्लैंड का हांगकांग की ऑटोनॉमी का। मकाओ चाइना नहीं है, लेकिन ये चाइना की तारीफें करते नहीं थकते। अजीज दोस्तों, मैं क्या बोलूं, ये आपको एक ओपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर की बात सुन लें। एक बात मुझे यहाँ कहने पड़े, 40 साल से मैं भी राजनीति में हूँ। पहली बार कोई केंद्र सरकार जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, इसका मैं खुद साक्षी हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है। ये आपके नेतृत्व में चल रहा है। ये श्रेय हिंदुस्तान के तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाने का ये श्रेय मोदी जी कोई माने ना माने, जरूर देश मानेगा, जनता मानेगा, इतिहास में ये लिखा रहेगा। ये श्रेय आपको मिलना चाहिए और मिलेगा। अजीज दोस्तों, भारत की एक इतिहास रहा है 75 साल की बात करें तो, कि इसमें भारत की जो रूलिंग पार्टी थी उसने भारत को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। भारत बहुत ही गरीब, अनडेवलप्ड कंट्री में मशहूर था। मैं जब पहली बार 1990 में आया तो मुझे ये इम्प्रेशन था कि मैं एक भारत से काफ़ी डेवलप्ड कंट्री, यानी पाकिस्तान से अनडेवलप्ड कंट्री, भारत की तरफ जा रहा हूँ। मुझे याद है कि डॉलर को रुपए में तब्दील कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। और हमारे कराची से लड़के जाते थे अय्याशियों के लिए मुंबई। मैं जब सऊदी अरब में रहता था तो सऊदी अरब से लड़के क्या करते थे कि रमज़ान से 15 दिन पहले से लेके हज के 15 दिन बाद तक खूब मेहनत करते थे, क्योंकि वो सीज़न होता था हाजियों का, उम्रों का। इतना सीज़न होता था कि ये फेरियां लगा के, पथारे लगा के खूब माल बनाते थे। फिर जनवरी में ये चले जाते थे पाकिस्तान। पाकिस्तान से ये सीधा मुंबई जाते थे। 1 महीना अय्याशी करते थे, थकावट उतारते, वापस पाकिस्तान आते, 2-3 महीने पाकिस्तान रहते, फिर उम्रे का वीज़ा लगाते, फिर सऊदी अरब आ जाते। फिर 4 महीने इलीगल रह के, 1 महीने का वीज़ा होता था उम्रे का, 4 महीने इलीगल रह के हज के बाद चले जाते थे। ये बताते थे कि मुंबई की खेप होती है। मैं समझा कोई सोने की खेप होती होगी, कोई डॉलर की खेप होती होगी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। सेकंड हैंड पुराने कपड़े, पिस्ता, कैमरे की फिल्में आती थी, कैमरे की फिल्में, बोस्की कपड़ा, ये वो चीज़ें। मैं सोचता था कि यार भारत इतना अनडेवलप्ड कंट्री है, पोटेंशियल था ना। आज क्यों भारत दुनिया भर में मशहूर है? आज क्यों आईटी के लड़के निकल के आ रहे हैं पूरी दुनिया में? आज भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन गंदुम भेजी है।
तो वो भारत कैसे तब्दील हो गया? तब्दील इसलिए हुआ कि एक जेन्युइन लीडरशिप आई है। सुनिए जरा। When I keep thinking about how in the last 60 years the history of the country is a history of lost opportunities for India, I very honestly doubt the patriotism and the intent of these people. These guys weren't patriots. No, they weren't. Because if you are a patriot, you will not deliberately keep the people of your country poor. You will not deliberately deprive them of economic opportunities. These guys did it the last 60 years. And all of these people now have come together to fight Narendra Modi. Who is the opposition to Narendra Modi today? The opposition to Narendra Modi, my dear friends, is a consortium of private political parties and political families who have run their states and political territories like private jagirs. It's a coalition of dynasts, a coalition of crooked, corrupt political private entities who know their death, who know their time has come. If Modi gets elected again, the ways of the past 60 years will not continue again. All those dreams which perhaps Tejasvi Yadav was growing up with, thinking by one day even I will become like Lalu Prasad. He now knows that India has changed and that he cannot have another fodder scam because Modi will not allow it. Is why the entire dynasty from Kashmir to Kanyakumari have come together. From Omar Abdullah in Kashmir to MK Stalin in Kanyakumari, everybody want to stop Narendra Modi because they know their private enterprise will stop the Narendra Modi comes again. What is their agenda? Former Prime Minister Deve Gowda, who hails from my state, in a recent political rally, he said the only agenda of our coalition is to stop Modi. They're openly saying it. How can someone be more shameful? Modi is saying my agenda is a new India. My agenda is a $5 trillion economy. My idea is in 2020 a superpower. This is one agenda on the side. On the other hand, you have all of these jokers coming together and doing circus every single day and saying our agenda is to stop him. This may sound outrageous. The left liberals on Twitter may not like me saying this, but this election is a test of the common Indian's patriotism. And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. अजीज दोस्तों, बहुत कुछ है मेरे पास कहने को। फिर वापस वही मेरे पास लोग आ जाते हैं कि आप मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं, ये वो। मैं चमचागिरी नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ जाना है कि मोदी जी आए कि कांग्रेस आए। ना मैं भारत का नेशनल हूँ, ना मैं भारत में रहता हूँ, ना मेरा कोई इकोनॉमिक, कोई सोशल, कोई इंटरेस्ट है भारत में। मैं एक पाकिस्तान बोर्न फ्रेंच सिटीज़न हूँ जो लंदन में रह रहा हूँ। मेरी दूर दूर तक कहीं कोई इंटेंशन भी नहीं कि मैं भारत में आऊँ या भारत में आके सेटल हो जाऊँ या रह जाऊँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं एक एनालिस्ट के तौर पे, मेरी एक स्टडी होती है हर चीज़ की। मैं एक एनालिस्ट के तौर पे, फिर मेरी एक कल्चरल बॉन्डेज है, मेरा एक हिस्टोरिकल डीएनए का अटैचमेंट है उस धरती से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जिसको कि मैं अपना हक भी समझता हूँ। जब बीबीसी आके वहाँ पे बकवास कर सकता है, जब वॉशिंगटन पोस्ट आके वहाँ पे बकवास कर सकता है, जब इन्वेडर्स की औलादें अरफा खानम शेरवानी और ये सब बातें बकवास कर सकते हैं, तो मैं तो फिर जेन्युइन भारत का डीएनए रखता हूँ। पासपोर्ट्स की क्या हैसियत है? आज मैं चाहूँ यहाँ पे इंग्लैंड में नेशनलिटी अप्लाई करूँ, मैं पूरी क्वालिफाई करता हूँ।
मुझे 6 महीने में ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी। क्या हैसियत है पासपोर्ट की? मैं अपने फ्रेंच पासपोर्ट से खुश हूँ। मुझे 27-28 साल हो गए फ्रेंच नेशनलिटी लिए हुए। 96 में मुझे नेशनलिटी मिली थी। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है, क्या है। लेकिन मेरा दिल धड़कता है उस देश के लिए, तो मैं ये बातें करता हूँ। अजीज़ दोस्तों, एक फर्स्ट मीटिंग हुई, एक ग्रुप बना है सेंट्रल एशिया JW ग्रुप। इसकी पहली मीटिंग हुई, जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ये। इसकी पहली जो मीटिंग हुई जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के स्पेशल एनवॉयज़ और सीनियर ऑफिशियल्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी पहली मीटिंग की, जिसमें टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, अफ़गानिस्तान से जो आ रही है ये सब चीज़ें, उसके ऊपर डिस्कशन हुई और कुछ फैसले हुए। देखें, ये भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट है जो आज से 8-9 साल पहले कहीं नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज भारत एक ग्रुप क्वाड का मेंबर है, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत एक I2U2 का है, जिसमें अमेरिका, इज़राइल, इंडिया, इमारात, एक ये ग्रुप है, एक ब्रिक्स है, एक G20 है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के शाहकार हैं, जो भारत मुख्तलिफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत हर जगह अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये अधिकारी जी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनिए, ये बताते हैं कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कितना खर्च कर रहा है। पाकिस्तानी जब ये फिगर सुनते हैं ना कि इतने लाख करोड़ और इतने लाख करोड़, तो वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं कि कितने बनते हैं ये। इतना लगा रहा है जितना चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक के नाम पे लगाया था, उतना तो भारत एक स्टेट में उससे ज़्यादा लगा जाता है। जितने पूरे पाकिस्तान में 75 साल में रोड बने हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा लंबे रोड भारत ने इस मोदी पीरियड में लगा दिए हैं। तो अधिकारी जी की बात सुनिए, ये आपको डिटेल में बताएंगे कि भारत में कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। मैं मुंबई में जब काम करता 5 करोड़ रुपए थे, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा से पैसे वापस भी हो गए। अभी मेरे पास इतने पैसे कि खर्चे ही नहीं होते। मैं 6 लाख करोड़ रुपए 2024 समाप्त होने के पहले यूपी में 6 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं। 6 लाख करोड़। और अगर मुझे साथ मिलती है तो 50,000 लाख करोड़ और ज्यादा के देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता रहा हूं, इस देश का कोई भी पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं बोलता हूं ये काम होगा तो होगा। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ आश्वासन। अभी मुझे स्टेज पर सब एमएलए एमपी ये डिक्लेयर करो, वो पहले क्यों नहीं कागज भेजा आपने? मैं अभी वेरीफाई किए बिना नहीं बोलूंगा। फिर मैंने पीछे में अधिकारी को बताओ क्या क्या है। फिर मैंने उसको मंजूर, आपके एरिया के रास्ते है 10-15 हजार करोड़ ऐसे ही उनको मंजूर कर दिया। पैसे की कोई कमी नहीं। आपको ताजुब होगा, मैंने तय किया कि अभी रोड में गरीबों के पैसे से बनाऊंगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, छोटे छोटे लोग, कांस्टेबल, पत्रकार, कर्मचारी, रिटायर्ड हुए लोग, वो पैसे देंगे। और मैंने एक इनविट मॉडल में अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया। वो लॉन्च हो गया और मैं चला गया गोवा। और 10 दिन के बाद वहां पद्धति है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आकर मैं घंटी बजाकर उसको क्लोज करता हूं। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो वो दौड़ते हुए मेरे को, साहब जल्दी घंटी बजाओ, बहुत पैसा आ रहा, बंद करना पड़ेगा ये। मैं गोवा से सुबह उठकर मुंबई आया और 9:30 बजे जाके घंटी बजाई और इसको क्लोज किया।
इतने लोग पैसे दे रहे हैं। इस देश में ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना पैसे की कमी है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इफ देर इज अ विल, देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल, देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता होगा।